टैक्स में जब भी कोई बदलाव होता है ना, वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। असल में ये किसी भी देश के फ्यूचर का एक रोड मैप होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही नए टैक्स प्रस्तावों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इनके पीछे की बड़ी सोच, मतलब वो बड़ा प्लान क्या है। और इस पूरे प्लान को समझने की चाबी पता है कहाँ है? वो इस एक लाइन में छुपी है। इसमें 4 बहुत बड़े लक्ष्य हैं और हम आगे जो भी बदलाव देखेंगे ना, वो सब इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम उन 4 बड़े गोल्स को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को इससे क्या फायदा होगा। इसके बाद ग्रीन एनर्जी की तरफ चलेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि इन सबका आम लोगों पर सीधा क्या असर पड़ेगा। और आखिर में हम देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड के नियमों को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब इसकी नींव से। आखिर वो कौन से 4 बड़े लक्ष्य हैं जिन पर यह पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग टिकी हुई है। ओके, तो ये हैं वो 4 प्रिंसिपल्स जो हर फैसले के पीछे हैं। पहला, टैरिफ स्ट्रक्चर को सिंपल करना, मतलब टैक्स सिस्टम में जो भी उलझने हैं उन्हें कम किया जाए। दूसरा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना, यानी मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। तीसरा, हमारे एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। और चौथा, ड्यूटी में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कच्चा माल तैयार माल से भी महंगा पड़ जाता है, तो उसे सही करना। तो बस यही 4 पिलर्स हैं इस पूरी स्ट्रेटेजी के। अब ये लक्ष्य सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, पर सवाल ये है कि इनका असल में असर कहाँ दिखेगा। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि सी फूड से लेकर शू मेकिंग इंडस्ट्री तक इन सब का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं सी फूड एक्सपोर्ट्स का। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव किया गया है और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, खासकर जब बात आती है ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन की। तो ये 3% का आंकड़ा है क्या? देखिए, पहले सी फूड एक्सपोर्टर्स अपने एक्सपोर्ट की वैल्यू का सिर्फ 1% तक का सामान ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते थे। अब इस लिमिट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब साफ है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और हमारी कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में और बेहतर तरीके से compete कर पाएंगी। और हाँ, ये सपोर्ट सिर्फ सी फूड तक ही नहीं है। लेदर, टेक्सटाइल्स जैसे दूसरे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी इसी तरह का बूस्ट दिया जा रहा है। मकसद वही है, मेड इन इंडिया को दुनिया भर में और मजबूत बनाना। एक्सपोर्टर्स को सिर्फ पैसों में ही नहीं, बल्कि टाइम में भी एक बड़ी राहत दी गई है। देखिए, पहले लेदर और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को अपना माल बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिए 6 महीने मिलते थे। अब उन्हें पूरा 1 साल का वक्त मिलेगा। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। इससे उनका पूरा प्रोडक्शन साइकिल कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 2 बहुत जरूरी टर्म्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसे एक तरह से देश के अंदर एक ड्यूटी फ्री आइलैंड मान लीजिए, जहां बिजनेस और ट्रेड के नियम बाकी देश से अलग और काफी आसान होते हैं। और दूसरा है DTA, यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सिंपल भाषा में ये उस आइलैंड के बाहर का पूरा देश है। तो हुआ ये कि ग्लोबल ट्रेड में जो दिक्कतें चल रही हैं, उनकी वजह से SEZ में काम करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफी मुश्किल हो रही थी। तो एक वन टाइम सोल्यूशन के तौर पर सरकार ने उन्हें एक राहत दी है। अब वो अपने एक्सपोर्ट का कुछ हिस्सा घरेलू बाजार में, मतलब DTA में, कुछ रियायतों के साथ बेच सकती हैं। जाहिर है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए कुछ और हाई टेक सेक्टर्स पर भी फोकस किया गया है, जैसे कि सिविलियन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, डिफेंस एयरक्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल और यहाँ तक कि माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्सों पर भी ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि हम सिर्फ चीज़ों को असेंबल ना करें, बल्कि उनके ज़रूरी पार्ट्स भी यहीं देश में बनाएं। तो अभी तक हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर कितना जोर है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम जो बना रहे हैं उसे साफ सुथरे तरीके से बनाने पर भी उतना ही जोर है? तो चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी रणनीति ग्रीन एनर्जी को कैसे पावर दे रही है। यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया गया है। देखिए, पहले बैटरी बनाने वाले कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी छूट सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के लिए मिलती थी, लेकिन अब इस छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल हैं, मतलब वो बड़ी बड़ी बैटरियां जो हमारे घरों या फैक्ट्रियों को पावर दे सकती हैं। तो ये सोच सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की है।
और सिर्फ बैटरी ही नहीं, ग्रीन एनर्जी की पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश है। चाहे वो सोलर ग्लास बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल पर ड्यूटी छूट हो, या फिर ब्लेंडेड सीएनजी में बायोगैस के हिस्से पर एक्साइज ड्यूटी हटाना हो, या फिर उन ज़रूरी मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए कैपिटल गुड्स पर छूट हो जो भविष्य की एनर्जी के लिए क्रिटिकल हैं। मतलब हर स्टेज पर टैक्स में राहत दी जा रही है। यहाँ एक और बात साफ दिखती है, और वो है न्यूक्लियर पावर पर एक लंबा दांव। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो जरूरी सामान इंपोर्ट होता है, उस पर कस्टम ड्यूटी की छूट को सीधा 2035 तक बढ़ा दिया गया है। ये एक साफ संकेत है कि देश के एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहेगा। अच्छा, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बातें। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़रूरी है कि इन सब का आम लोगों पर, परिवारों पर क्या असर पड़ेगा। मतलब मेरे लिए इसमें क्या है? चलिए अब इसे देखते हैं। तो सीधा सवाल यही है कि आम जनजीवन पर इसका असर कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट होने वाले सामान पर एक बड़ी राहत दी गई है। मान लीजिए कोई अपने इस्तेमाल के लिए विदेश से कुछ मंगाता है, तो पहले उस पर 20% की ड्यूटी लगती थी। अब उसे सीधा आधा यानी 10% कर दिया गया है। मतलब अब टैक्स सीधा आधा हो गया है। और हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही ज़रूरी कदम उठाया गया है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 और दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये दवाएं अब सस्ती होंगी, जो मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और सिर्फ यही नहीं, 7 और दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिजीजेस के इलाज में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उन्हें भी इंपोर्ट ड्यूटी की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये दिखाता है कि हेल्थ केयर के मामले में राहत का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। बात करते हैं उस बुनियाद की जिसके बिना ये सारे लक्ष्य अधूरे हैं, और वो है व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो देखते हैं कि कस्टम्स प्रोसेस को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। कस्टम्स में जो भी सुधार हो रहे हैं, उनका पूरा मकसद इस एक लाइन में छिपा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां सामान का मूवमेंट बहुत तेज हो और उसमें इंसानी दखल कम से कम हो। जाहिर है, जब ऐसा होगा तो पूरी प्रक्रिया ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएगी। लक्ष्य साफ है, ट्रेड को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। तो अब ये सब जानकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारा ट्रेड तेज और आसान होगा, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी भूमिका क्या होगी? और आज हमने जितने भी बदलाव देखें, चाहे वो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना हो या फिर ग्रीन एनर्जी पर फोकस, ये सब असल में इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। ये सिर्फ एक टैक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह पक्की करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो टैक्स कानून है वो 60 साल से भी ज्यादा पुराना है, और अब ये पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह एक बिल्कुल नया कानून आने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सब के मन में है वो ये है कि क्या इससे हमारी जिंदगी वाकई आसान होगी? क्या टैक्स भरना अब पहले से ज्यादा सरल हो जाएगा? चलिए आज इन्हीं नए बदलावों को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 4 जरूरी बातों पर नजर डालेंगे। पहला, टैक्स का ये नया दौर आखिर है क्या? दूसरा, इससे हमारा टैक्स का बोझ कैसे कम होगा? तीसरा, क्या परेशानियां और पेनल्टीज कम होंगी? और चौथा, कुछ खास सेक्टर्स को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स के इस नए दौर से। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक 60 साल पुराने कानून को बदलने की। एक ऐसा कानून जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। अच्छा, तो ये बदलाव होगा कैसे? इसका एक पूरा रोड मैप है। जुलाई 2024 में इसकी समीक्षा शुरू हुई। 2025 तक हमें नए और आसान नियम और फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और फिर 1 अप्रैल 2026 से ये नया कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव का आखिर मकसद क्या है? देखिए, मकसद सिर्फ एक शब्द में है, सरलीकरण। सरकार चाहती है कि नियम इतने आसान हो जाएं, इतने सिंपल हो जाएं कि कोई भी आम इंसान बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के आसानी से अपना टैक्स भर सके। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में है। भाई, हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा? देखते हैं कि हमारे पैसों से जुड़े क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं।
देखिए, सबसे बड़ी राहत मिली है टीसीएस में, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में। ये वो टैक्स है जो लगता है जब हम विदेश घूमने के लिए पैकेज बुक करते हैं या फिर पढ़ाई या इलाज के लिए बाहर पैसे भेजते हैं। अब देखिए, विदेश टूर पैकेजेस पर जहां पहले 20% तक टीसीएस लगता था, वो अब सिर्फ 2% का फ्लैट रेट हो गया है। बहुत बड़ी राहत है ये। और इसी तरह पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर भी टीसीएस अब 5% से घटकर सिर्फ 2% रह गया है। और रुकिए, राहतें यहीं खत्म नहीं होती। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जो ब्याज मिलता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जो मैन पावर सप्लाई जैसी सर्विसेज हैं, उन पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो भी कम कर दिया गया है। और हाँ, अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई हो तो उसे ठीक करने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा, बस एक छोटी सी फीस देनी होगी। सरकार एक बहुत ही खास मौका भी दे रही है। ये उन लोगों के लिए है जैसे स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स जिनकी विदेश में कोई छोटी मोटी संपत्ति या इनकम है और वो उसे पहले बताना भूल गए थे। तो अब उन्हें 6 महीने का एक विंडो मिलेगा जिसमें वो कम पेनाल्टी देकर इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसे समझने के 2 रास्ते हैं। कैटेगरी ए, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ तक की कोई विदेशी संपत्ति है जो आपने बताई ही नहीं, तो आप 30% टैक्स और 30% एक्स्ट्रा टैक्स देकर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी बी पर। इसमें मान लीजिए आपने अपनी इनकम तो बताई, पर उससे खरीदी हुई 5 करोड़ तक की कोई संपत्ति नहीं बताई, तो यहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए की एक फ्लैट फीस देकर आप पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई दोनों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को कम तनावपूर्ण बनाएंगे। मतलब सरकार का मकसद साफ है कि टैक्स सिस्टम डरावना न लगे बल्कि मददगार लगे। अपील करने का जो प्रोसेस था उसे भी बहुत आसान बना दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट के किसी फैसले से दिक्कत है तो अपील करने के लिए आपको 20% रकम जमा करनी पड़ती थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 10% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी राहत यह है कि पहली अपील के दौरान जो पेनल्टी लगी है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एक और बहुत बड़ा कदम है टैक्स मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। मतलब अब छोटी मोटी तकनीकी गलतियों जैसे कि अकाउंट्स का ऑडिट न कराना, इस पर अब जेल नहीं होगी, सिर्फ एक फीस लगेगी। कई मामलों में तो जेल की सजा को पूरी तरह हटा ही दिया गया है या फिर उसे काफी कम कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इन सभी बदलावों के पीछे सरकार की सोच क्या है? जैसा कि इस बयान से बिल्कुल साफ है, सरकार का मानना है कि बहुत ज्यादा कानूनी दांव पेच जो हैं वो बिजनेस करने में रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है ताकि लोग अपना काम आसानी से कर सकें। चलिए अब जरा देखते हैं कि देश के 2 बड़े सेक्टर्स कोऑपरेटिव्स और आईटी के लिए इन सुधारों में क्या खास रखा गया है, क्योंकि इनको भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अच्छे कदम उठाए गए हैं। जैसे अब पशु चारे और कपास के बीज जैसी चीजों की सप्लाई पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव से दूसरे को जो डिविडेंड मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते वो पैसा आगे मेंबर्स में बांट दिया जाए। अब आते हैं आईटी सेक्टर पर। जरा ये नंबर देखिए, 2000 करोड़ रुपए। ये आईटी कंपनियों के लिए सेफ हार्बर रूल्स का फायदा उठाने की नई लिमिट है। अब ये सेफ हार्बर क्या है? ये एक तरह की टैक्स व्यवस्था है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है और टैक्स विवादों से बचाती है। और सेफ हार्बर के इन नियमों को अब बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया गया है। पहला, सभी आईटी सर्विसेज के लिए अब एक ही 15.5% का मार्जिन तय कर दिया गया है। दूसरा, अप्लाई करने का प्रोसेस अब पूरी तरह ऑटोमेटिक और नियम आधारित होगा। और सबसे बढ़िया बात, एक बार अप्रूवल मिलने पर यह 5 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब बार बार अप्लाई करने का झंझट ही खत्म। इसके साथ ही एपीए यानी एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट की प्रक्रिया को भी बहुत तेज किया जा रहा है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो टैक्स विवादों को होने से पहले ही सुलझा लेता है। अब आईटी कंपनियों के लिए ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 2 साल में पूरी हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इन सभी सुधारों का निचोड़ क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? मकसद एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है जो हम सबके लिए सरल हो, ज्यादा पारदर्शी हो और जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच टकराव और परेशानियां कम से कम हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या नियम आसान होने से वाकई में ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे? क्या एक सरल टैक्स कोड एक ज्यादा कंप्लायंट देश बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
नमस्कार। चलिए आज जरा भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने अपने बजट के जरिए क्या वादे किए हैं, क्या प्लान्स हैं, आइए एक एक कह के देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्लान समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। इससे ये समझना काफी आसान हो जाएगा कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करेंगी और हमारे भविष्य पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की, यानी हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस की। देखते हैं इन्हें मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी छोटे बिजनेस के लिए ना 2 बहुत बड़ी मुश्किलें होती हैं। पहली, पैसा टाइम पर मिले, और दूसरी, जो इतने सारे सरकारी नियम कानून हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा करता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपने किसी को सामान बेचा, लेकिन पेमेंट मिलने में महीनों लग गए, कैश फ्लो रुक गया ना। TRADS, जिसे ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम कहते हैं, इसी का सोल्यूशन है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छोटे बिजनेस अपने बिल यानी इनवॉइस को बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, तो इस TRADS सिस्टम को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए 4 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इसका फायदा उठा पाएंगे और जो पैसों का लेन देन है वो और भी स्मूथ हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम थी नियमों की, है ना। उसके लिए आ रहे हैं कॉर्पोरेट मित्र। ये कौन है? ये वो प्रोफेशनल्स होंगे जो छोटे शहरों मतलब Tier 2, Tier 3 शहरों में बिजनेस को कानूनी और सरकारी नियमों को समझने में मदद करेंगे, वो भी बहुत कम खर्चे में। एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है ये। तो छोटे बिजनेस की बात हो गई, अब आते हैं अगले पिलर पर, जो है देश की तरक्की की बुनियाद यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, पुल, रेलवे, देखते हैं इस पर क्या प्लान है। यहाँ आंकड़े देखें, पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकारी खर्चा है वो 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। 2 लाख करोड़ से सीधा 11 लाख करोड़ के पार। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और इस चार्ट में ये ग्रोथ साफ साफ दिखती है। और बात यही नहीं रुक रही, इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए आगे भी और ज्यादा निवेश करने की प्लानिंग है। तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? एक बड़ा हिस्सा जाएगा 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने में। इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा जा रहा है। सोचिए, मुंबई से पुणे या दिल्ली से वाराणसी जैसी यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। ये देश के बड़े इकोनॉमिक हब्स को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ तो जरूरी है, लेकिन पर्यावरण का क्या? अच्छी बात यह है कि ये प्लान सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करता है। चलिए देखते हैं कि एक ग्रीन इकोनॉमी के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा टारगेट है। फिलहाल हमारा सिर्फ 6% माल समुद्री या नदी के रास्तों से भेजा जाता है। सरकार का लक्ष्य इसे 2047 तक दोगुना करके 12% तक ले जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का एक ज्यादा सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर तरीका है। प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जैसे पावर प्लांट, स्टील, सीमेंट, उनसे निकलने वाले कार्बन को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन इंजनों की जो हमारी इकोनॉमी को असल में रफ्तार देते हैं, यानी हमारे शहर और हमारा फाइनेंशियल मार्केट। इन्हें मॉडर्न बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए, अब तक ग्रोथ का फोकस बड़े मेट्रो शहरों पर रहा है, लेकिन अब इस सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये माना जा रहा है कि असली ग्रोथ अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से आएगी। इसलिए अब इन शहरों को नए इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। और जब इकोनॉमी इतनी तेजी से बदलेगी तो हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे पीछे रह सकता है? उसे भी साथ चलना होगा। इसी के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाएगी। इसका काम होगा बैंकिंग सेक्टर का पूरा रिव्यू करना और उसे विकसित भारत के अगले फेज के लिए तैयार करना। और शहरों के विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक बहुत ही अच्छा तरीका है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। प्लान ये है कि जो बड़े शहर 1000 करोड़ से ज्यादा का एक सिंगल बॉन्ड जारी करेंगे, उन्हें 100 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा।
मतलब शहरों को अपने डेवलपमेंट के लिए खुद पैसा जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, फाइनेंस इन सब की बात कर ली। लेकिन ये सब प्लान अधूरे हैं अगर हम अपने लोगों और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। पिछले 1 दशक में जो भी इकोनॉमिक कोशिशें हुई हैं, उनका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है कि 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये एक जबरदस्त कामयाबी है और ये अगले दौर के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। अब भविष्य एआई और नई टेक्नोलॉजी का है। इससे नौकरियां बदलेंगी, स्किल्स की ज़रूरतें बदलेंगी। तो सवाल ये है, क्या हमारा वर्कफोर्स इसके लिए तैयार है? इसी के लिए एक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाई जा रही है। इसका फोकस होगा सर्विस सेक्टर पर, एआई के असर को समझने पर और ये पक्का करने पर कि हमारे लोगों के पास भविष्य की नौकरियों के लिए सही स्किल्स हों। तो ये पूरा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट एक बहुत ही मजबूत और रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करता है। प्लान्स बहुत अच्छे हैं, विजन भी साफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कागजी प्लान को हकीकत में बदलने की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? नमस्कार। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन ये बदलाव कोई अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए आज इसी स्ट्रैटेजी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत का ग्रामीण भविष्य आखिर कैसा आकार ले रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी देश अपने खेती बाड़ी वाले इलाके को, अपने कृषि प्रधान क्षेत्र को मॉडर्न कैसे बनाता है। और देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि इसका जवाब एक ऐसी रणनीति में है जो परंपरा की जड़ों को आज के टेक्नोलॉजी से जोड़ती है, ताकि विकास की एक नई उड़ान भरी जा सके। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हम इसके 4 मेन पिलर्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे नींव को और मजबूत किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ज्यादा मुनाफे वाली फसलें ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं। इसके बाद हम भविष्य की तकनीक यानी एआई पर नजर डालेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी के असली हीरो यानी हमारे ग्रामीण उद्यमियों को और ताकतवर बनाने की बात करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़ी इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है। बिल्कुल उसी तरह ये रणनीति भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो पारंपरिक आधार हैं यानी मछली पालन और पशुपालन, उन्हें और भी मजबूत बनाने से शुरू होती है। तो यहाँ ना एक तरह से दो तरफा अप्रोच है। एक तरफ फिशरीज में स्टार्टअप्स और महिला समूहों के जरिए मार्केट तक बेहतर पहुंच बनाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ पशुपालन में सब्सिडी और मॉडर्न तरीकों से नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब रास्ते भले ही अलग अलग हों, पर मंजिल एक ही है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यहाँ जो सोच है वो पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर उन खास फसलों पर है जो किसानों को ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। मकसद एकदम साफ है, किसानों की आय को एक नए लेवल पर लेकर जाना। 30 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सच तो ये है कि इस एक नंबर के पीछे एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था छिपी हुई है। ये 30 मिलियन वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ नारियल पर टिकी है, जिनमें लगभग 1 करोड़ तो किसानी है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक फायदेमंद फसल को अगर सही सपोर्ट मिल जाए तो कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ नारियल की नहीं है। तटीय इलाकों में नारियल और चंदन है, तो उत्तर पूर्व में अगर के पेड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट जैसी फसलें। मतलब ये प्रोग्राम पूरे देश की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए फसलों की एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करता है। और देखिए, यह बात सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक ही नहीं रुकी है, सोच बहुत बड़ी है। जैसा कि ये लक्ष्य बताता है, मकसद सिर्फ देश में उत्पादन करना नहीं, बल्कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको को दुनिया के प्रीमियम ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल करना है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे और कह सकते हैं सबसे भविष्यवादी स्तंभ की तरफ। यहाँ टेक्नोलॉजी और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती का पूरा खेल बदलने की ताकत रखती है। इस पहल का जो सेंटर पॉइंट है वो है भारत विस्तार। अब ये क्या है? ये असल में एक स्मार्ट एआई टूल है जो कई भाषाओं में काम करता है और खेती से जुड़ा सारा डेटा एक जगह पर ले आता है। इसका सीधा मकसद है कि हर किसान को डेटा की ताकत दी जाए ताकि वो सही समय पर सही फैसले ले सकें। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान तरीके से समझिए।
पहला स्टेप, ये एग्री स्टैक और आईसीआर जैसे अलग-अलग स्रोतों से सारा डेटा इकट्ठा करता है। फिर एआई सिस्टम इस डेटा को एनालाइज करता है। इसके बाद ये हर किसान को उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सलाह देता है और नतीजा, खेती में पैदावार बढ़ती है और नुकसान का खतरा कम होता है। और अब आते हैं इस पूरी रणनीति के दिल पर, यानी इसके चौथे स्तंभ पर। ये उस मानवीय पहलू पर फोकस करता है जो जमीनी स्तर पर उद्यमिता को, खासकर महिलाओं के बीच, बढ़ावा देने का काम करता है। देखिए, ये कोई जीरो से शुरुआत नहीं है, बल्कि एक कामयाब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता ने एक रास्ता दिखाया है और अब फोकस इस बात पर है कि महिलाओं को सिर्फ आजीविका चलाने से आगे ले जाकर उन्हें अपने बिजनेस का मालिक बनाया जाए। और इसका एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाले हैं शी मार्ट्स। ये असल में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा चलाए जाने वाले रिटेल स्टोर होंगे। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इनका मालिकाना हक समुदाय का होगा और जोर इस बात पर होगा कि महिलाएं छोटे-मोटे कामों से निकलकर बड़े उद्यमों की मालिक बने, जिसके लिए उन्हें नई तरह की फाइनेंशियल मदद भी दी जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। फसलें यानी हमारी पारंपरिक खेती, कोड यानी आज की टेक्नोलॉजी, और समुदाय यानी लोगों की अपनी ताकत। क्या इन तीनों का यही मेल ग्रामीण विकास का नया और सफल फॉर्मूला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी रणनीति के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्ते। भारत के आर्थिक नियमों में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो नए टैक्स प्रस्ताव आ रहे हैं, इनका देश के लिए क्या मतलब है और ये हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर कोई भी देश पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करता है। अच्छा, जिन प्रपोजल्स की हम आज बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है, नहीं, वो असल में इसी बड़े सवाल का भारत की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक जवाब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत विदेशी कंपनियों, उनकी कैपिटल और एक्सपर्ट्स को लुभाने के लिए क्या खास इंसेंटिव्स दे रहा है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। दुनिया के बड़े बड़े टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करने के लिए जो विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है। शर्तें भी सीधी सादी हैं। भारत में डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करिए और इंडियन कस्टमर्स को एक लोकल रीसेलर के जरिए सर्विस दीजिए, बस। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी छूट नहीं है। इसकी टाइम लिमिट है 2047 तक। ये दिखाता है कि भारत को एक बड़ा डेटा हब बनाने के लिए एक बहुत लंबी दशकों की कमिटमेंट है ये। अच्छा, इन बदलावों में ना एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, सेफ हार्बर। अब ये क्या है? इसको ना एकदम आसान भाषा में समझिए। ये कंपनियों के लिए एक पहले से तय किया हुआ एक सेफ लेन जैसा है। इसका सीधा सा मकसद है टैक्स को लेकर जो भी अनसर्टेनिटी होती है ना, उसे खत्म करना, ताकि बिजनेस करना एकदम स्मूथ हो जाए। और इसका असर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स के लिए इस नए नियम से जो इफेक्टिव टैक्स है वो सिर्फ 0.7% के आसपास होगा। ये भारत को कई कम्पिटिटिव देशों से बहुत आगे खड़ा कर देता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे टॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने पर 5 साल की पूरी टैक्स छूट, और साथ ही भारत में काम करने वाले दुनिया के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ग्लोबल इनकम पर भी 5 साल की छूट दी जा रही है। ये सारे कदम भारत को एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट हब बनाने के लिए हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ कंपनियों को अट्रैक्ट करना ही तो काफी नहीं है ना? सिस्टम को नेविगेट करना भी तो आसान होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस तरफ क्या बदलाव हो रहे हैं। ये वाला बदलाव तो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि कंपनियों को दो अलग अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। एक रिपोर्टिंग के लिए, जिसे इंड एस कहते हैं, और दूसरा टैक्स के लिए, ICDs। कितनी उलझन! लेकिन 2027 के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया जाएगा। मतलब अब दो हिसाब किताब रखने का झंझट खत्म, सिर्फ एक। सोचिए, काम कितना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। यहाँ भी टैक्स से जुड़े कुछ खास एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। शेयर बायबैक पर टैक्स बदलने के पीछे जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है, वो है प्रोमोटर्स द्वारा इसका गलत इस्तेमाल रोकना। तो आइए देखते हैं कि ये नया और ज्यादा फेयर सिस्टम दिखता कैसा है। तो नए रूल्स में क्या है? देखिए, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनके लिए बायबैक पर नॉर्मल कैपिटल गेन्स टैक्स ही लगेगा, कोई बदलाव नहीं।
लेकिन जो प्रोमोटर्स हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है। कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स पर ये रेट करीब 22% होगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स पर 30%। मतलब साफ है, सिस्टम का मिसयूज रोको लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान किए बिना। मार्केट में एक और बदलाव है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर एसटीटी का रेट दोगुने से भी ज्यादा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरह ऑप्शंस ट्रेडिंग पर भी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। प्रीमियम और एक्सरसाइज दोनों पर रेट्स अब 0.15% होंगे, जो पहले के रेट से ज्यादा हैं। और अब आते हैं सबसे आखिर में और शायद सबसे बड़े सुधार पर। ये है कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़ा हुआ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी एमएटी सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव। तो ये एमएटी आखिर है क्या? इसे ना एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए। ये बस ये इंश्योर करता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत सारी छूट का फायदा उठाती हैं वो भी अपने प्रॉफिट पर कम से कम एक मिनिमम टैक्स तो जरूर दें। ये पूरा का पूरा सिस्टम अब बदल रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2019 में कम टैक्स वाली एक नई स्कीम आई थी। अब 31 मार्च 2026 एमएटी क्रेडिट जमा करने की आखिरी तारीख होगी। इसके ठीक बाद 1 अप्रैल से ये क्रेडिट सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फ्यूचर में एमएटी सिर्फ एक फाइनल टैक्स होगा, कोई एडवांस क्रेडिट नहीं। अब ये बदलाव कितना बड़ा है जरा इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि मैट का रेट 15% से घटाकर 14% कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब ये कोई क्रेडिट नहीं है जिसे बाद में यूज करें। नहीं, ये एक फाइनल टैक्स होगा। हालांकि एक राहत की बात भी है, जो पुराने क्रेडिट्स 31 मार्च 2026 तक जमा हो चुके हैं उनका इस्तेमाल आगे भी अपनी टैक्स लायबिलिटी के 1/4 हिस्से को चुकाने के लिए किया जा सकेगा। तो अगर हम इन सभी अलग अलग प्रस्तावों को एक साथ रखकर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? ये एक ज्यादा सिंपल, ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक लैंडस्केप की तरफ एक बहुत साफ कदम है, जिसका एक ही मकसद है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या ये जो पूरा स्ट्रेटेजिक ओवरऑल हो रहा है ये भारत को आने वाले दशक और उसके बाद के लिए एक प्रीमियर ग्लोबल हब बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना। तो आज हम उसी नई दमदार रणनीति को समझने वाले हैं जो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार की गई है। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी का मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि भारत की तैयारी कैसी है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। यहाँ बात हो रही है अत्याधुनिक यानी कि फ्रंटियर सेक्टर्स में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बायोफार्मा शक्ति। ये बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी पहल है और इसका सीधा मकसद है कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ना। और सरकार इस मिशन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, वो भी 10,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े निवेश के साथ। तो आखिर ये पैसा जाएगा कहाँ? फोकस है बायोलॉजिक्स पर। अच्छा, ये बायोलॉजिक्स हैं क्या? इनको एक तरह से स्मार्ट दवाएं कह सकते हैं। ये पारंपरिक केमिकल दवाओं की तरह नहीं बल्कि जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। और जो जटिल बीमारियां हैं ना, उनके इलाज के लिए ये बेहद जरूरी हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति 3 अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, नए रिसर्च संस्थान बनाना। दूसरा, क्लिनिकल ट्रायल की क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, जो दवाइयों की मंजूरी की प्रक्रिया है उसे तेज और आसान बनाना। अच्छा, बायोफार्मा तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लान सिर्फ यही नहीं रुकता। जो हमारा मौजूदा सेमीकंडक्टर मिशन है उसे भी एक नया बूस्ट दिया जा रहा है और लॉन्च हो रहा है इसका वर्जन 2.0 ताकि हम वैल्यू चेन में और ऊपर जा सकें। और यहां बात सिर्फ चिप्स बनाने की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है पूरे इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करना। मतलब चिप्स के डिजाइन से लेकर उन्हें बनाने वाले उपकरणों तक सब कुछ यही हो। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आ रही है और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आई जबरदस्त तेजी। असल में यहां पर जो निवेश आया है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा, मतलब 2 गुना हो चुका है। तो जाहिर है सरकार इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसी तेजी का फायदा उठाने के लिए इस स्कीम की फंडिंग को लगभग 2 गुना किया जा रहा है और ये रकम अब होगी पूरे
40,000 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ इस प्लान में रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी खास ध्यान दिया गया है। ये वो मिनरल्स हैं जो आजकल हर चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या फिर हमारे फ़ोन और लैपटॉप। तो ये तो हुई भविष्य की इंडस्ट्रीज़ की बात। चलिए अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत की जो पारंपरिक औद्योगिक ताकतें हैं उन्हें कैसे नया और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा फोकस है कैपिटल गुड्स पर। अब ये कैपिटल गुड्स क्या हैं? ये वो मशीनें और औजार हैं जिनसे बाकी सारी चीज़ें बनती हैं, और इन्हें देश में ही बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक 3 स्टेप का प्लान तैयार किया गया है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस सेक्टर को पूरी तरह से बदलने के लिए एक बड़ा 5 हिस्सों वाला प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें फाइबर बनाने से लेकर हमारे कारीगरों को सपोर्ट करने तक हर चीज़ शामिल है। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि विशाल टेक्सटाइल पार्क और खास तौर पर बनाए गए केमिकल पार्क्स। इनका मकसद ये है कि हम ज़रूरी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहें। अब देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, लेकिन इस रणनीति की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। इसका फोकस ज़मीनी स्तर पर भी है, मतलब हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को मजबूत बनाने पर। और ये प्लान बहुत साफ तौर पे कहता है कि ये छोटे बिजनेस कोई साइड शो नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का एक बहुत ज़रूरी इंजन है। और उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये 2 तरफा वित्तीय मदद का प्लान है। एक तरफ है एक बड़ा फंड जो काबिल SMEs को बड़ा बनने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ एक और फंड है जो ये सुनिश्चित करेगा कि सबसे छोटे उद्यमों तक भी जरूरी पैसा पहुंच सके। तो हमने फ्रंटियर इंडस्ट्रीज की बात की, कोर सेक्टर की बात की और छोटे बिजनेस की भी। इन सबको जोड़ने के बाद आखिर बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, ये एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाली रणनीति है। पहला, हाईटेक फ्रंटियर इंडस्ट्रीज के साथ भविष्य की ओर बढ़ना। दूसरा, हमारे जो मुख्य आर्थिक स्तंभ हैं उन्हें नया बनाना और मजबूत करना। और तीसरा, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव हैं यानी छोटे बिजनेस, उन्हें ताकत देना। तो ये प्लान है तो बहुत व्यापक और इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। जाहिर है ये सब एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर आके रोकता है कि क्या भारत इस महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य के लिए तैयार की गई एक बहुत ही खास योजना के बारे में। देखिए, ये सिर्फ नई नौकरियां पैदा करने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा रोड मैप है, एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक नई दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में देश की तस्वीर कैसी दिखने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दशकों में भारत का वर्कफोर्स यानी हम और आप जैसे लोग किस तरह के काम करेंगे। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के भविष्य को एक आकार देने के बारे में है। इन सारी योजनाओं के पीछे जो एक बड़ा सपना है वो है विकसित भारत, मतलब साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। और यही वो गाइडिंग फोर्स है, वो वजह है जो इतने बड़े बदलावों को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम इस पूरी योजना को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, वेलनेस का भविष्य, जो सेहत और देखभाल पर फोकस करेगा। दूसरा, हम देखेंगे कि क्रिएटिव और टेक टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा, बात होगी टूरिज्म और कल्चर से जुड़ी एक नई एक्सपीरियंस इकोनॉमी की। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि नए भारत का रास्ता कैसा दिखता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है वेलनेस में एक सुनहरा भविष्य, मतलब देश के स्वास्थ्य में एक ऐसा निवेश करना जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हो। इसमें मॉडर्न मेडिसिन से लेकर हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सब कुछ शामिल है। और इस योजना का जो स्केल है वो सच में बहुत बड़ा है। लक्ष्य ये है कि अगले सिर्फ 5 सालों में ही 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएं। ये वो लोग हैं जो ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, मतलब हेल्थ केयर वर्कफोर्स में एक बहुत बड़ा विस्तार। तो सवाल यह है कि ये होगा कैसे? इसके लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। जो पुराने संस्थान हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में नए इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। साथ ही एक नया केयर इकोसिस्टम बनाने के लिए करीब 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
इतना ही नहीं, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 बड़े रीजनल हब बनेंगे और जानवरों की देखभाल के लिए भी 20,000 से ज्यादा वेटरनरी प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कैसे मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में आयुर्वेद की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी स्थापित करने की योजना है। ये वाकई एक बहुत ही कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। चलिए अब दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिव और टेक फील्ड्स में टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पूरा फोकस इनोवेशन, क्रिएटिविटी और हाई टेक स्किल्स पर है। आर्ट, डिजाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़े इस पूरे सेक्टर को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। इस ऑरेंज इकोनॉमी में मौके बहुत बड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक सिर्फ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉनिक्स यानी AVGC सेक्टर में ही 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मांग है। अब इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयारी भी तो जमीनी स्तर से करनी होगी, है ना? इसीलिए 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल शुरुआत से ही सही स्किल्स मिल सके। अब यहाँ जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अलग अलग तरह से निवेश किया जा रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी टाउनशिप यानी पूरे के पूरे एकेडमिक शहर बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ स्टेम फील्ड्स में लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की, और तो और एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए 4 बड़ी टेलीस्कोप सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, नई एक्सपीरियंस इकोनॉमी। यहाँ पूरा ध्यान इस बात पर है कि टूरिज्म हमारी विरासत और स्पोर्ट्स जैसी सेवाओं और सांस्कृतिक अनुभवों के जरिए रोजगार और विकास कैसे पैदा किया जाए। इसे कैसे किया जाएगा, इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण देखते हैं। टूरिज्म सेक्टर को और प्रोफेशनल बनाने के लिए 20 खास टूरिस्ट जगहों पर 10,000 गाइड्स की स्किल को अपग्रेड करने का एक साफ प्लान है। इसके लिए एक IIM के साथ मिलकर 12 हफ्तों का एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कोर्स भी बनाया जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ गाइड्स तक ही नहीं रुकती। 15 पुरातात्विक स्थलों को शानदार कल्चरल डेस्टिनेशंस में बदला जाएगा और एक नेशनल डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी लॉन्च होगा। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स, ओडिशा में टर्टल वॉचिंग ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स जैसे नए अनुभव भी बनाए जाएंगे। और हाँ, खेलो इंडिया मिशन के जरिए स्पोर्ट्स सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। तो हमने 3 बड़े क्षेत्रों को देख लिया। अब समय है इन सभी महत्वपूर्ण बातों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये सब मिलकर नए भारत के लिए कौन से रास्ते बना रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आने वाले सालों में किस तरह के नए करियर के रास्ते खुलने वाले हैं। अगर एक नज़र में देखें तो 20 लाख AVGC प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयरगिवर्स, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 20,000 से ज़्यादा वेटरनरी प्रोफेशनल्स और 10,000 अपस्किल्ड टूर गाइड्स। सच कहूँ तो इन रास्तों की विविधता और इनका पैमाना वाकई में बहुत प्रभावशाली है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब इतने सारे नए करियर के रास्ते बन रहे हैं, तो इनमें से वो कौन सा रास्ता होगा जो भारत की अगली पीढ़ी की पहचान बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ी अपने हुनर और अपनी पसंद से देगी। नमस्कार। आज हम सरकार के एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो हमें ये बताता है कि आने वाले समय में देश की प्राथमिकताएं क्या होने वाली हैं। और हाँ, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो देखते हैं कि इस पूरे खाके में है क्या क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे आम लोगों के लिए लाई जा रही नई योजनाओं की। फिर हम देखेंगे कि देश के कुछ खास इलाकों के विकास के लिए क्या सोचा गया है। इसके बाद हम देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालेंगे और आखिर में बजट के जो आंकड़े हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 शुरुआत करते हैं उन नई योजनाओं से जो सीधे तौर पर कुछ खास नागरिक समूहों को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। तो देखिए, सरकार 2 बहुत ही अहम नए प्रोग्राम शुरू कर रही है। पहला तो है स्किल डेवलपमेंट पर, खासकर IT और हॉस्पिटैलिटी जैसे जो तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स हैं उनमें, ताकि रोजगार के अच्छे मौके बने। और दूसरा है हाई क्वालिटी वाले सहायक उपकरणों तक पहुंच को आसान बनाना। ये यकीनन कई लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा, तो ये दिव्यांग सहारा योजना काम कैसे करेगी? इसके 2 मुख्य हिस्से हैं।
पहला, देश में ही ज्यादा से ज्यादा उपकरण बनाना और साथ ही उन्हें और बेहतर बनाने के लिए रिसर्च में पैसा लगाना। और दूसरा, आधुनिक और ऐसे सेंटर्स बनाना जहां लोग आसानी से पहुंच सकें और इन्हें आराम से ले सकें। अब ये ढांचा मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, इससे सीधे तौर पर हमारे नेशनल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बड़े प्लान में क्या क्या है? देखिए, एक तो बिल्कुल नया नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसके साथ ही 2 जो मौजूदा संस्थान हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और हाँ, जिला अस्पतालों में इमरजेंसी केयर की सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। और ये जो नंबर है ना, ये असल में इस प्रतिबद्धता के पैमाने को दिखाता है। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा देश के कुछ खास इलाकों के विकास पर कैसे फोकस कर रहा है। हाँ, तो पूर्वोदय राज्यों के लिए इस प्लान में 3 मेन पिलर्स हैं। एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा है टूरिज्म को बढ़ावा देना और तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना। ये ढांचा सिर्फ इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। ये पूर्वोत्तर की जो अनोखी सांस्कृतिक विरासत है उसे भी पहचानता है। मतलब इस इलाके के जो अहम बौद्ध स्थल हैं उन्हें विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव है। ये एक तरह से यहाँ की समृद्ध परंपराओं पर रोशनी डालेगी। और देखिए, ये योजना सिर्फ इमारतें बनाने तक ही नहीं है। इसका मकसद एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस तैयार करना है। इसमें क्या क्या है? ऐतिहासिक जगहों का संरक्षण है, जानकारी देने वाले सेंटर्स हैं, बेहतर सड़कें हैं और हाँ, तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट्स के लिए अच्छी सुविधाएं। मतलब सब कुछ शामिल होगा। तो अब तक हमने बात की खास योजनाओं की। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, मतलब उस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर जो इन सब योजनाओं को मुमकिन बनाती है। तो इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है फाइनेंस कमीशन। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये सलाह देना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसा है उसे कैसे बांटा जाए। और यहां पर सबसे जरूरी बात ये नंबर है 41%। सरकार ने कमीशन की इस सिफारिश को मान लिया है कि जो सेंट्रल टैक्स हैं उनमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर ही बनी रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत आता है जिसे कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। अब ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है सरकार का अपने खर्च और कमाई को समझदारी से मैनेज करने का प्लान, ताकि कर्जा और घाटा कम हो। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के मुकाबले जो कुल कर्ज है उसमें एक साफ गिरावट का ट्रेंड है। भले ही ये गिरावट मामूली हो, पर यह एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और बिल्कुल यही पैटर्न हमें राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट के साथ भी देखने को मिलता है। मतलब सरकार के खर्च और उसकी कमाई के बीच का जो अंतर है वो भी लगातार कम होने के रास्ते पर है। तो चलिए अब थोड़ी और ठोस बात करते हैं और सीधे आने वाले साल के बजट के आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। ये टेबल हमें एक सीधी तुलना दिखाती है। इससे पता चलता है कि 2026-27 के लिए सरकार की कमाई यानी प्राप्तियां और कुल खर्च दोनों में ही बढ़ोतरी का अनुमान है। और इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वह है कुल अनुमानित खर्च का 53.5 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसमें सरकार के सारे प्लान किए गए खर्च शामिल हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो या फिर सुरक्षा। तो अब सवाल उठता है कि ये जो घाटा है इसे पूरा कैसे किया जाएगा? तो देखिए, सरकार की योजना है कि इसका एक बड़ा हिस्सा बाजार से उधार लिया जाए और जो बाकी रकम है वो छोटी बचत योजनाओं जैसे दूसरे स्रोतों से आएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ तो सामाजिक और क्षेत्रीय विकास पर जोर है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की पूरी कोशिश। यही बैलेंस देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये संतुलन आगे भी कायम रह पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए आज भारत के नए आर्थिक ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। देखते हैं कि आने वाले सालों के लिए देश का ये नया रोड मैप आखिर कहता क्या है। देखिए, ये पूरी आर्थिक योजना ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। वो सवाल ये है कि कोई भी सरकार अपने देश का भविष्य लिखती कैसे है। शुरुआत में ही सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है।
बातें नहीं बल्कि काम, लोक लुभावन वादों से ज्यादा लोगों के हित में सुधार, मतलब एक्शन पर जोर है। आगे का रास्ता समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं। तो चलिए पिछले 12 सालों की आर्थिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। इसको ना एक 3 हिस्सों वाली कहानी की तरह देख सकते हैं। पहले 4 साल उनमें ढांचागत सुधारों से नींव को मजबूत किया गया। फिर आए अगले 4 साल जहां देश की आर्थिक सेहत को संभाला गया, और उसके बाद पिछले 4 सालों में सारा का सारा जोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट और आत्मनिर्भरता पर लगा दिया गया। और इन सब नीतियों का नतीजा क्या रहा? खैर, सरकार के मुताबिक लगातार लगभग 7% की विकास दर बनी रही, गरीबी में काफी कमी आई और रोजगार के मौके भी बढ़े। और इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही अहम शब्द है आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। सीधा सा मतलब यह है कि देश अपनी ज़रूरतें, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा खुद पूरी करे और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करे। तो ये तो हुई नींव की बात। अब आते हैं असली मिशन पर। और ये मिशन एक ऐसी दुनिया में सामने रखा गया है जहां चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। मिशन का नाम है विकसित भारत। लक्ष्य क्या है? 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, एक ऐसा देश जहां आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक बराबरी और खुशहाली भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य हैं। सरकार ये भी मानती है कि रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। दुनिया भर के व्यापार में रुकावटें हैं, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, और पानी, ऊर्जा जैसे संसाधनों की कमी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन सारी चुनौतियों से निपटा कैसे जाएगा? इसका जवाब 3 कर्तव्यों वाले एक ब्लूप्रिंट में छिपा है। जी हां, सिर्फ 3 कर्तव्य जो इस पूरे प्लान की नींव है। तो ये 3 कर्तव्य हैं क्या? पहला, ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना। दूसरा, नागरिकों को इतना सक्षम बनाना कि वो भी इस तरक्की में भागीदार बन सकें। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर घर, हर इंसान तक पहुंचे। जाहिर है, इन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, जिसमें सुधारों की रफ्तार बनी रहे, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत हो और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में जमीन पर कैसे उतरेगा। यहाँ पे ये रिफॉर्म एक्सप्रेस एक मजेदार मेटाफर है, जिसका मतलब सीधा सा है कि सुधारों की जो रफ्तार है वो अब रुकने वाली नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कर्तव्य की, यानी देश की आर्थिक ग्रोथ को तेज रफ्तार कैसे दी जाएगी और उसे बनाए कैसे रखा जाएगा। इसके लिए ना 6 खास एरिया चुने गए हैं जिन पर फौरन काम होना है। जैसे 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना है। जो छोटे और मीडियम उद्योग हैं, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, उन्हें एक तरह से चैंपियन बनाना है। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो एक ज़बरदस्त पुश देना ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ आंकड़ों का कोई लेखा जोखा नहीं है। ये असल में एक कहानी है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल कैसे दी जाएगी। तो देखिए, ब्लूप्रिंट तो सामने है, स्थिरता से लेकर ग्रोथ तक का एक साफ सुथरा रोड मैप भी है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं, ये नीतियां जमीन पर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली कैसे लाएंगी? अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो वो बॉर्डर पे इतना टाइम क्यों लगाती है? आज हम ग्लोबल ट्रेड के नियमों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि भविष्य में हमारा सामान कितनी तेजी से हम तक पहुंचेगा। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर विदेश से आने वाले पैकेज बिना किसी रोक-टोक के फटाफट कस्टम से क्लियर हो जाएं? बस यही वो सोच है जो इन नए सुधारों की जड़ में है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो इन बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारे बिजनेस पर और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन सब बदलावों की जरूरत ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, रफ्तार और सादगी। मकसद ये है कि जो पुराना धीमा कागजों से भरा सिस्टम है, उसे हटाकर एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई स्पीड दे। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक बिल्कुल नई सोच जिसे हम कह सकते हैं भरोसे का सिस्टम।
मतलब अब हर किसी को शक की नज़र से देखने की बजाय जो भरोसेमंद व्यापारी हैं उन्हें खास फायदे दिए जाएंगे। और इस भरोसे वाली सिस्टम की नींव क्या है? वो है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, यानी AEO। इसे ऐसे समझिए कि ये व्यापार की दुनिया का एक गोल्ड स्टार है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन कंपनियों को मिलता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा हो और जिनकी सप्लाई चेन पर पूरा भरोसा किया जा सके। तो भाई इस गोल्ड स्टार का फायदा क्या है? देखिए, इन AEOs को अब अपनी ड्यूटी चुकाने के लिए 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन मिलेंगे। अब ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। उनके कैश फ्लो में मदद मिलती है, जिससे व्यापार करना कई ज्यादा आसान हो जाता है। और ये भरोसा सिर्फ AEOs तक ही नहीं रुक रहा है, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब जो भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। और तो और इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है। इसका मतलब है कि सामान पर फैक्ट्री में ही एक डिजिटल ताला लग जाएगा और वो सीधे बंदरगाह पर बिना किसी ज्यादा जांच पड़ताल के क्लियर हो जाएगा। कमाल है ना? ये देखिए, ये एक तस्वीर ही काफ़ी है पूरा बदलाव समझाने के लिए। कहाँ पुरानी प्रणाली जिसमें हर चीज़ के लिए अफसरों की मंजूरी का इंतज़ार, कागज़ों के ढेर, और कहाँ ये नई प्रणाली जहाँ सब कुछ डिजिटल है, ऑटोमेटिक है और रिस्क के हिसाब से तय होता है। ये वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्यापार को आसान कैसे बनाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा हथियार एक ही है, टेक्नोलॉजी। तो ये जो डिजिटल बदलाव है, ये हवा में नहीं हो रहा, इसका एक पूरा रोड मैप है। देखिए, इसी फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक सारी मंजूरियों के लिए एक सिंगल डिजिटल विंडो होगी, यानी अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म। फिर अप्रैल 2026 तक खाने पीने की चीजों और दवाओं का क्लियरेंस भी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। और अगले 2 सालों के अंदर एक बिल्कुल नया, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कस्टम सिस्टम काम करने लगेगा। और जो लक्ष्य रखा गया है वो सच में बहुत बड़ा है, हर एक कंटेनर को स्कैन करना। और ये होगा AI वाली स्मार्ट स्कैनिंग मशीनों से, जो बिना कंटेनर खोले ही अंदर का हाल बता देंगी। मतलब सेफ्टी से कोई समझौता नहीं, पर रफ्तार भी पूरी। तो ठीक है, ये सब बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर होगा? मतलब इससे किसे और कैसे फ़ायदा पहुंचेगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये नियम देखिए, खास तौर पे मछुआरों के लिए तो एक तरह से लॉटरी है। सोचकर देखें, हमारे देश के मछुआरे अब गहरे समंदर में जाकर मछली पकड़ सकते हैं और उसे सीधे किसी विदेशी बंदरगाह पर ले जाकर बेच सकते हैं, और उसमें कोई ड्यूटी भी नहीं लगेगी। इसे अब सीधा सीधा एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अब बात करते हैं छोटे ऑनलाइन बिजनेस की, जो घर बैठे अपना सामान दुनिया भर में बेचते हैं। उनके लिए इस एक लाइन में एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर छिपी है। अब तक क्या था कि कुरियर के जरिए आप सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ही सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे, और अब ये 10 लाख की लिमिट खत्म, पूरी तरह से हटा दी गई है। जरा सोचिए, ये देश के लाखों कारीगरों, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए क्या मायने रखता है। उनके लिए अब पूरी दुनिया का बाजार खुल गया है। अब वो जितना चाहें उतना सामान आसानी से विदेश भेज सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जैसे आम लोगों की जिंदगी को भी थोड़ा और आसान बनाएंगी। जैसे जो लोग विदेश आते जाते हैं, उनके लिए सामान लाने ले जाने के नियम बेहतर किए जा रहे हैं, और जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए एक आसान रास्ता दिया जा रहा है। तो इन सब बदलावों को अगर एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? कस्टम्स का भविष्य आखिर कैसा दिखने वाला है? तो अगर पूरी बात को समेटें तो 4 बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम शक से भरोसे की तरफ जा रहे हैं, कागज से पिक्सल की तरफ, हाथ से होने वाली जांच से AI ड्रिवन असेसमेंट की तरफ, और सबसे अहम, ये सब मिलकर छोटे कारोबारियों और ई-कॉमर्स के लिए तरक्की का एक खुला आसमान तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जब सामान की आवाजाही इतनी तेज और आसान हो जाएगी, तो ग्लोबल ट्रेड में अगली बड़ी रुकावट कौन सी होगी जिसे हमें पार करना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।